नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश कोई भी हो, वहाँ का जो एलीट तबका होता है उसके हाथ में कितनी ताकत होती है। बांग्लादेश को लेकर कुछ बातें बताऊंगा जो हो सकता है आपको न पचे। बांग्लादेश में जो क्रांति हो रही है वो क्रांति नहीं है, दरअसल इस्लामिक राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। शेख हसीना प्रो भारतीय हैं और जो विपक्षी दल है वो जो है वो प्रो पाकिस्तानी हैं। और वहाँ एक सेकुलर देश था और अब जाकर हो सकता है कि वो इस्लामिक देश बन जाए। और इसकी जाल कैसे बुना गया सोचिए, आप सब जानते हैं। मैं वो कहानी बताऊंगा, शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना के पिता, उन्होंने कैसे सत्ता पर कब्जा किया था। ये था कि कुछ दिनों से चीज़ें सब ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन जिस तरह से आपको बताया जा रहा है, जो खासकर जो यहाँ के लोग लिख रहे हैं, वैसा कुछ नहीं था। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हुआ क्या था इस मामले में वो भी बताऊंगा। साथ ही बांग्लादेश कैसे बना और बांग्लादेश का ये पूरा मसला क्या है। सोचिए, वहाँ के एलीट क्लास ने, दरअसल शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो सेकुलर थे। और कहानी है पाकिस्तानी मटन और मछली की और भाषा की। क्यों बांग्लादेश बना, पूर्वी पाकिस्तान जिसको कहते थे वो क्यों अलग हुआ, उस पर भी बात करूंगा। उसके बाद ये भी आपको बताऊंगा कि अब बांग्लादेश का क्या होगा और कैसे आरक्षण खत्म करने के वहाँ के एलीट क्लास के फैसले ने, क्योंकि मुजीबुर रहमान जो है वहाँ के एलीट क्लास में नहीं आते थे। तो शेख हसीना और वहाँ की जो राजनीति है वो दो महिलाओं के बीच चलती है। और पिछले 15 सालों से शेख हसीना सत्ता पर थी और किस तरह से अब उनको कुछ बेरोजगारी का मसला था, लेकिन अब उनको लगभग हटा दिया गया है और वहाँ एक मुस्लिम राष्ट्र की नींव रखी जा रही है। मतलब हो सकता है कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश में अब एक मुस्लिम राष्ट्र की परिकल्पना हो, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं, दुनिया भर के लोग बता रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है और शेख हसीना के बारे में बताऊंगा। और ये सबसे बड़ी खबर है कि क्या प्रो भारत जो है, यहाँ के मुसलमानों से गुजारिश है कि आप कुछ भी ऐसा न लिखें जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़े। तो ये आपको बताऊंगा। और खालिद शेख हसीना जो हैं अब वो आ गई हैं भारत, कहा जा रहा है कि वो भारत में हैं और भारत से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। और जो वहाँ के जो अपोजिशन है उसके बारे में भी मैं आपको लगातार बताऊंगा कि पूरा मामला क्या है, और तब आपको खालिदा जिया और शेख हसीना की पूरी बात समझ में आएगी। लेकिन ये तय है कि वहाँ के एलीट क्लास ने आरक्षण खत्म किया, जिसके बाद लोग नाराज हुए। सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ शामिल है। उसने जो वहाँ के जो युद्ध में जो लड़े थे लोग और जो मरे थे, उसमें बांग्लादेश के एलीट क्लास के लोग शामिल नहीं थे। जो गरीब लोग थे वो शामिल थे, उनके बच्चों को नौकरियाँ मिलती थी। प्लस खास बात है कि जो जैसे भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक है, रिलीजियस अल्पसंख्यक हैं, उसी तरह से बांग्लादेश में जो हिंदू रिलीजियस थे उनको भी 5% का रिजर्वेशन था। तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में वहाँ के एलीट क्लास में नाराजगी थी, उनका भी आरक्षण खत्म कर दिया गया। और उसके बाद ये हंगामा मचा और अब एक मुस्लिम राष्ट्र की तरफ वहाँ के एलीट क्लास, जिसका मोहम्मद यूनिस जो ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं, जिनको भारत नहीं पसंद करता है, पिछली बार भी उनकी कोशिश थी कि वो वहाँ के राष्ट्रपति बने। तो इसको नाप तौल के देखिएगा, तब आपको लगेगा कि ये भारत के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है, एक डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे पहले तो बंटवारा बना, वो समझिए। मोहम्मद अली जिन्ना इस्लामिक राष्ट्र चाहते थे, तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दो हिस्से मिलाकर पाकिस्तान बना। पश्चिम पाकिस्तान के लोग उर्दू बोलते थे, मटन खाते थे, और पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली बोलते हैं, जो कोलकाता से सटा हुआ है, चटगांव और अगरतला से, और उनको मछली पसंद था। लेकिन उसके बाद एक चुनाव हुआ 1970 में और मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए। पाकिस्तान का उनको प्रधानमंत्री बनना था। ये बात पश्चिम के पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आया, जो मटन खाते हैं, इमरान खान टाइप के लोगों को। वही है यहाँ जिस तरह से 3 देशों में जाति चलती है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। आप सबको पता, हम तीनों एक थे पहले, और इस तीनों देशों में जाती है। तो वहाँ के जो बैकवर्ड मुसलमान हैं वो पूर्वी पाकिस्तान में थे, जो जनरल कैटेगरी के शेख पठान हैं वो पश्चिमी पाकिस्तान में थे। इसलिए भारत के मुसलमान, भारत के लोग हमेशा से
पूर्वी पाकिस्तान के बहुत करीब रहे हैं, बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं। तो 1970 में जब चुनाव हुआ तो मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए, लेकिन ये सवर्ण मुसलमानों को पसंद नहीं था जो पश्चिमी पाकिस्तान के थे। और उसके बाद वहाँ के पर अत्याचार शुरू हुआ। 4 लाख महिलाओं के साथ रेप हुआ जो पूर्वी पाकिस्तान की थी, सब मुस्लिम ही थी, लेकिन जाति थी वहाँ से। शेख सैयद पठान जो थे वो पश्चिमी पाकिस्तान में थे, और बांग्लादेश में ज़्यादातर से अंसारी थे, जातियाँ वहाँ भी थी। 3 लाख से ज़्यादा बेगुनाहों की जान गई और 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हुए, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हुए। और इस युद्ध में 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिस समय आपको बता दूं बाबू जगजीवन राम जो है वो थे रक्षा मंत्री भारत के। जब ये बंटवारा हुआ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, पूरा क्रेडिट इंदिरा गांधी को मिला, बाबू जगजीवन राम को नहीं मिला। तो ऐसे बांग्लादेश बना। लेकिन मुजीबुर रहमान साहब जो थे वो डेमोक्रेटिक लोग थे, डेमोक्रेसी पसंद करते थे, और इसीलिए बांग्लादेश के पितामह शेख मुजीबुर रहमान का तख्ता पलट कर दिया गया। 1975 में बांग्लादेश की सेना ने शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी और छोटे मासूम बच्चों की हत्या कर दी। शेख हसीना और उनकी बहन बच गई, कारण दोनों उस वक्त जर्मनी में पढ़ाई कर रही थी। बांग्लादेश की सैनिक सत्ता ने इतिहास के पन्नों से शेख मुजीबुर रहमान का नाम मिटा दिया। 1975 से 1990 के बीच सत्ता के शीर्ष स्थान के लिए आर्मी के जनरलों ने एक दूसरे को खून बहाया। 1991 में शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी और अपने बाप, माँ और भाई बहन का उन्होंने बदला लिया। बांग्लादेश की राजनीति 2 नेताओं के बीच चलती है, अवामी नेता शेख हसीना और बीएनपी नेता खालिदा जिया। खालिदा जिया एंटी इंडिया हैं और शेख हसीना प्रो इंडिया है। आज बांग्लादेश की सेना ने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट कर दिया। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है, उनकी जान को खतरा है। तो ये है कहानी। सोचिए, अब स्थिति है कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना ने रिजर्वेशन दे रखा था, खासकर वहां के गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, वो खत्म कर दिया गया है। और अब बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की तरफ नहीं, वो एक मुस्लिम राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाहता है। तो जो भी आप बोलिए आप लोग, तो ये सोच समझ के बोलिए, और ये सच है। और जो भारत के लोग बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए चिंता कर रहे हैं, ये बात ठीक है, आपकी चिंता जायज है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप भारत के SC ST OBC के लिए भी चिंता कीजिए। जाति पाकिस्तान में भी है, जाति बांग्लादेश में भी है, और जाति भारत में भी है। भारत में जो गरीब मुसलमान है, जो भारत में जो बांग्लादेश में जो SC ST OBC कैटेगरी के मुसलमान हैं, जिनको आरक्षण मिल रहा था, उन पर जो सवर्ण मुसलमान हैं वो हावी हैं 10%। और भारत में सारी क्रांति जिस तरह से ऐसे सवर्ण समाज के लोग जब चाहे तब यहाँ धरना प्रदर्शन कर देते हैं, मनमोहन सिंह की सरकार को गिरा दिया, सवर्ण मीडिया ने गिरा दिया। तो ये सच है और यही फैक्ट है। लेकिन सोचिए, जो भारत के सवर्ण या जो लोग मुसलमान हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं, वाजिब है, चिंता असली है, लेकिन इनको भारत के SC ST OBC हिंदू की चिंता नहीं है। उसी तरह से बांग्लादेश में भी जो सवर्ण मुसलमान है, जो शेख है, सैयद है, पठान है, उनको वहाँ के पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों में भी अब कैटेगराइजेशन है, उनको चिंता नहीं है। वही कोटे को लेकर RSS ने कहा है, कोटे में कोटा के फैसला समर्थन करेगा RSS। सोचिए, RSS बहुत खुश है, उसे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है SC ST के लड़ाने के लिए, वो बड़ा अच्छा है। और अब वो जो संसद में और विधानसभा में रिजर्वेशन है, उसमें भी उसको लागू करना चाहती है। तो सवाल है कि क्या कोर्ट RSS चला रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भारत सरकार से लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों को बचाया जाए। और सच्चा हिंदू, सोचिए, भारत का सच्चा हिंदू क्या करता है, ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश का जो सवर्ण मुसलमान है वो अपने ही मुस्लिम भाइयों के आरक्षण के खिलाफ था। क्योंकि वहाँ के सवर्ण मुसलमान कोर्ट कचहरी पर कब्जा किए हुए थे, उन्होंने सारे आरक्षण खत्म कर दिए। तो ये बता रहा हूँ, इस लॉकेट या तावीज, सच्चा हिंदू युद्धकाल में मुसलमानों से लड़ता है और शांति काल में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों को बर्बाद करता है। और इसका नतीजा है कि अब NCERT की किताबों से प्रियम्बल को हटा दिया गया है। और बांग्लादेश जब बटा था तो सिर्फ SC समाज, खासकर जो भारत के हिसाब से जो SC थे, वही बच गए थे। जोगेंद्रनाथ मंडल के बारे में आपको पता होगा, वो पाकिस्तान के कानून मंत्री बने, लेकिन वो बाद में वापस आ गए थे। तो बांग्लादेश की बाद में फिक्र कर लेना, पहले इस देश के मणिपुर की फिक्र कर लो, फिर इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की फिक्र करो। खुद के देश हो रहे अत्याचारों पर भी चुप हो। तो अभी भी SC ST OBC को लॉ नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे लोग समर्थन कर रहे, तो सोचिए, हाथरस कांड याद है,
वो बच्ची वाल्मीकि समाज की थी। ये जो शख्स है पंकज धवरैया उस समय उस बच्ची के खिलाफ था, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है। सुप्रीम कोर्ट SC/ST सूची में वर्गीकरण क्रीमी लेयर तक मामला नहीं रुकेगा, अंततः राजनीतिक आरक्षण भी खत्म होगा। SC/ST के जो नेता चुप हैं उन्हें समझना होगा RSS आपको खत्म करना चाहता है। तो जितने MLA MP हैं वो सोच ले, उनकी भी कुर्सी अब जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अब जज नहीं है। तो बांग्लादेश की पूरी लड़ाई को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वहाँ के जो सवर्ण मुसलमान हैं, जो एलिट मुसलमान हैं, वो इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं, जो जैसे यहाँ के जो लोग हैं जो सेकुलर देश नहीं चाहते हैं। अब भारत के अब मुसलमानों को क्या यहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, सेकुलर राष्ट्र चाहिए, संवैधानिक देश चाहिए। उसी तरह से बांग्लादेश के गरीब मुसलमानों को भी सेकुलर राष्ट्र चाहिए, लेकिन वहाँ के जो एलीट सवर्ण हैं, जो मुस्लिम हैं, वो उसको इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं। और शेख हसीना को इसलिए जाना पड़ा, इसलिए गुस्सा भड़का, क्योंकि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने, तो सोचिए ये खुद पोस्ट देखिए, वाजिद अली खान लिख रहे हैं सब ताज उछाले जाएंगे। तो इस्लामिक राष्ट्र के लेकर यहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो खुश हैं, उनको लगता है कि ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। सेकुलर कंट्री ज़्यादा बेहतर होता है, और एक धर्म विशेष का राष्ट्र जो है उसको आप किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहरा सकते हैं। तो ये कहानी है पूरे बांग्लादेश की, और वहाँ भी जो SC/ST OBC के लोग हैं वो प्रताड़ित हैं। तो ये बड़ी खबर है। और ग्लोबली दो बड़ी खबर है स्पोर्ट्स से। एक तो जो जेवलिन थ्रो, जो भाला फेंकने में जो हमारे पिछले गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो फाइनल में पहुंच गए हैं, नीरज चोपड़ा। उसके बाद फोगाट, सोचिए विनेश फोगाट भी सेमीफाइनल में पहुंची है। तो ये बड़ी खबर है। और बांग्लादेश को लेकर आप किसी भी तरह के पोस्ट लिख रहे हैं तो थोड़ा सा संवेदनशील होइए। बांग्लादेश के मामले में साफ है कि सब कुछ तय हो रहा है, और वहाँ आरक्षण जिस तरह से जो शेख हसीना ने आरक्षण दे रखा था मुजीबुर रहमान के, वो लोग जो शहीद हुए थे पाकिस्तान से युद्ध में, तो पूर्वी पाकिस्तान में ज़्यादातर गैर सवर्ण मुस्लिम थे। अब वहाँ जो कुछ एलिट मुस्लिम बच गए थे, उन्होंने शेख हसीना भारत के लिहाज से बेहतर थी, डेमोक्रेटिक सिस्टम को मानती थी, और अब वो खत्म हो रहा है और बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। भारत के मुसलमान की क्या प्रतिक्रिया है, बहुत नफीसदी प्रतिक्रिया है। वो कह रहे हैं कि वहाँ हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, इसको डिफेंड कर रहे हैं लोग। लेकिन वहीं बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि ये क्रांति है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इसीलिए मैं सोशल जस्टिस के पक्षधर हूँ, सेकुलरिज्म के पक्षधर हूँ, क्योंकि भारत के तमाम सवर्ण जो लेफ्ट के लोग हों वो भी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। भारत के तमाम दलों में जो सवर्ण है वो सेकुलरिज्म की बात तो करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन वो सोशल जस्टिस की बात नहीं करते हैं। तो वहाँ शुरू हुआ आरक्षण खत्म करने से। सुप्रीम कोर्ट ने, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही वहाँ के गरीब लोगों को आरक्षण खत्म किया, और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना का बहुत बड़ा हाथ है। सेना दरअसल सत्ता चाहती थी और वो नहीं चाहते थे। सेना का वहाँ एलीट क्लास के हाथ कब्जे में सेना है, और अब मिला जुला कर पूर्वी पाकिस्तान के जो एलीट हैं वो सत्ता में आते हुए दिख रहे हैं। शेख हसीना जो हैं वो सेकुलर माइंडसेट की थी, और वो इसलिए बाहर हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या सेना हो, इसका गठजोड़ है। और पहले सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म किया, जिससे उनके समर्थकों को लगा कि ये सरकार की वजह से हुआ है, और इस आंदोलन में वहाँ इनके समर्थक भी, चूँकि उनका आरक्षण ही जब खत्म हो गया तो वो भी शेख हसीना के साथ खड़े नहीं रह पाए। तो आरक्षण से शुरू हुआ था और अब सीधे सीधे ये इस्लामिक देश की तरफ बढ़ रहा है। तो भारत के ठीक बगल में बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री बनने जा रहा है। सैनिक रूल, सैनिक वहाँ की सत्ता को संभालेंगे, और ये किसी भी पड़ोसी देश के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन मैं भारत के जो हिंदू हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, खासकर सवर्ण हिंदू से, अगर सचमुच आपको बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है, मुझे तो वहाँ के उन गरीब मुसलमानों की भी चिंता है जिनके आरक्षण गया है, अगर सचमुच आपको बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है तो आपके भारत के SC/ST OBC हिंदुओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और यहाँ के सुप्रीम कोर्ट उनको लड़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं लगातार SC/ST के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आपस में मत लड़िए, बैठ के बातचीत कीजिए, और आरक्षण आपको तभी मिलेगा जब वो बचेगा। आपको आपस में लड़ाकर सबको नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।